नाइन्थ है बिल्स collected by bank on behalf of the customer, यानी कि हमारे बिहाफ पे बैंक ने कलेक्ट किया। ये मेजर रीजंस हैं जिसके कारण जो है बुक्स में और बैंक की पासबुक में डिफरेंस आ सकता है। अब हम इसे एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट हमारा था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसको हमने पढ़ लिया बाय द वे। यहाँ पे क्या था, मिस्टर एक्स को मैंने चेक दिया था बट मिस्टर एक्स ने डिपॉजिट नहीं किया, और क्या हुआ, इसका इफेक्ट हम देखते हैं हमारी बुक्स और पासबुक में क्या होगा। फर्स्ट एंट्री का इफेक्ट क्या होगा बुक्स में और पासबुक में। मैंने मिस्टर एक्स को चेक दिया था 10,000 का, जो उसने बैंक में नहीं दिया, तो मेरी बैंक के अकाउंट में क्या हुआ होगा, मैंने क्रेडिट किया होगा, 10,000 जो है क्रेडिट हो गया, बट पासबुक में कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड पॉइंट, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा कोई डेटर था, डेटर ले लेते हैं मिस्टर ए। मिस्टर ए ने मुझे चेक दिया 20,000 का, मैंने उस चेक को डिपॉजिट किया बैंक में। कब किया, आज की डेट में मान लेते 4 अक्टूबर 2020। बैंक में क्लियर अभी नहीं हुआ, वो 4 तारीख को क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब ये है, क्यों, क्योंकि जैसे अगर किसी और बैंक का जो है चेक होता है, तो हम जिस दिन डिपॉजिट करते हैं उसी दिन क्लियर नहीं हो जाता, वो क्लियरिंग के लिए जाता है। तो मानते हैं कि वो 7 तारीख को क्लियर हुआ, तो क्या होगा बुक्स में, मैं आज की डेट में ही रिकन्सिलेशन बना रहा हूँ, लेट सपोज 5 तारीख को बना रहा हूँ, 5 तारीख को रिकन्सिलेशन बना रहा हूँ, तो क्या होगा इस एंट्री का, मैंने अपनी किताबों में क्या किया होगा, मैंने कहा होगा कि मैंने तो सेकेंड एंट्री में 20,000 को बैंक में ऐड कर दिया, डेबिट किया होगा, और बैंक में कोई एंट्री पास नहीं हुई होगी क्योंकि वहां पर अभी क्लियर नहीं हुआ। अगर मैं इसको आपको बैंक की अपनी कैश लेजर बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं, सिर्फ इसमें एक काम करते हैं, ओनली बैंक कॉलम हम बनाएंगे, बैंक कॉलम। ठीक है, तो एक ही अकाउंट बना रहा हूँ इसमें, ये आ गया आपका डेबिट, ये आ गया आपका क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस को हम कुछ भी रहने देते हैं, अभी नील रहने देते हैं। हमने क्या किया था, एक चेक इशू किया था फर्स्ट वाला, जो क्लियर नहीं हुआ, मैंने क्या किया होगा, मिस्टर एक्स को क्रेडिट किया बैंक को 10,000 से। सेकंड वाली एंट्री में क्या हुआ, मैंने मिस्टर ए का जो चेक था वो बैंक में डिपॉजिट किया, तो मैंने मिस्टर ए का 20,000 का चेक डिपॉजिट कर दिया। ओ सॉरी, ठीक, बैंक की पासबुक भी बना लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर, विड्रॉल, डिपॉजिट, डेबिट, क्रेडिट एंड
बैलेंस, डेट, पर्टिकुलर्स, विड्रॉल, डिपॉजिट, डेबिट या क्रेडिट और बैलेंस। ठीक, अभी जब इन एंट्रीज का इफेक्ट क्या हुआ कि मैंने अपनी किताबों में तो एंट्री की, बट बैंक की किताबों में कोई भी एंट्री नहीं पास हुई, क्योंकि वो अभी तक बैंक में गया ही नहीं ना। जो चेक इशू किया वो प्रेजेंट हुआ, और जो चेक डिपॉजिट किया वो अभी क्लियर नहीं हुआ। अब इंटरेस्ट लोड बाय बैंक, क्या बैंक हमारे को बोलता है अरे मैं तुम्हारे को इंटरेस्ट दे रहा हूँ तो तुम अभी रिकॉर्ड कर लो? नहीं, बैंक तो अपने प्रोसेस पे करता है, उसने जिस दिन रिकॉर्डिंग करनी है वो उस डेट को रिकॉर्ड कर लेता है। लेट सपोज बैंक ने हमारे को इंटरेस्ट दिया 500 रुपीज़ ऑन 4th को ही, 4 अक्टूबर को। ठीक, बैंक में एंट्री हुई, किताबों में एंट्री हुई नहीं हुई। बैंक ने क्या किया, 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को उसने किया इंटरेस्ट को, बैंक का क्या खर्चा, इंटरेस्ट उसने हमारे को दिया, डिपॉजिट में उसने लिख दिया हमारे 500, जो भी हमारा बैलेंस था उसमें प्लस 500 हो जाएगा। ठीक है, बट इसका इफेक्ट किताबों में फ़िलहाल नहीं गया। वो कब जाएगा, जब हमारे पास स्टेटमेंट आएगी, हम उससे रिकनसाइल करेंगे और हमारे को पता चलेगा अरे एक एंट्री तो हमारी मिस हो गई है। इसीलिए बैंक रिकन्सिलेशन बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि जैसे अगर कोई एरर भी हो गया, हमने कैशियर ने क्या किया, स्लिप भरी कैश डिपॉजिट के लिए दे दिया, लेकिन किसी रीज़न से जो है डिपॉजिट नहीं हो पाया, तो उसने एंट्री पास कर दी स्लिप देख के, बाद में पता चला अरे यार डिपॉजिट तो हुआ नहीं था, कैश हमारे पास सरप्लस पड़ा हुआ है हमारे गले में, और बैंक के वहाँ पर तो गया नहीं। तो ये एरर्स भी जो है आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। इंटरेस्ट चार्ज एंड बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक, ये कौन सा हुआ, इंटरेस्ट चार्ज क्या हुआ, अगर हमने लोन लिया हुआ है तो लोन के ऊपर बैंक जो है हमारे से इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो अभी फ़िलहाल हम तो सिंपल ही कर रहे हैं, इंटरेस्ट चार्ज वाली तो एंट्री है नहीं। अगर इंटरेस्ट चार्ज किया होता तो क्या होता, यहाँ पे इंटरेस्ट को वो डेबिट कर लेता, और हमारे यहाँ विड्रॉल में वो इंटरेस्ट की अमाउंट लिख देता, जितनी भी इंटरेस्ट की अमाउंट बनती। बट फ़िलहाल हमारे केस में ऐसा नहीं है, तो हम इसको हटा देते। हम लेकर चलते हैं बैंक चार्जेस। कोई बैंक लेजर फोलियो चार्जेस या एटीएम चार्जेस उन्होंने लगा लिए 100 रुपीज़ के, तो क्या हमारे को उसका पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा जब हम अपनी पासबुक वगैरह देखेंगे। बैंक लेकिन एंट्री तो पास कर देगा। बैंक ने क्या किया, 4 तारीख को ही एक एंट्री पास कर दी, एटीएम चार्जेस, और क्या किया, हमारे अकाउंट को 100 रुपीज़ से क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर दिया सॉरी। ठीक है, तो क्या होगा, -100 हमारे बैलेंस में, जो हमारा बैलेंस था। अब हमारी फिलहाल तो यहाँ पे किताबों में कोई एंट्री नहीं हुई। देखा जाए, फर्स्ट 2 एंट्रीज हमारी बुक्स में हुई, बैंक में नहीं हुई। नेक्स्ट 2 एंट्री हमारी बैंक में हुई, हमारी बुक्स में नहीं हुई। अब नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ पेमेंट। पहले हम इन सारों को समझने का ही प्रयास करेंगे, बाद में हम इसके क्वेश्चंस जब करेंगे तो हमारे को डिटेल में समझ आएगा। चेक डिपॉजिट, सॉरी, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय कस्टमर इन द बैंक। जैसे हमारा एक क्लाइंट था, मानते हैं मिस्टर राम है। मिस्टर राम ने बोला अरे यार आप मेरे को अपनी बैंक की डिटेल भेज दो, तो मैं आपके अकाउंट में पैसा जमा करवा दूंगा। उसने क्या किया, अपने बैंक से मेरे बैंक में नेफ्ट
आरटीजीएस करवा दी और उसकी मुझे इंटीमेशन फ़िलहाल नहीं दी। तो मैंने क्या किया, ये एंट्री क्या हुई कि मेरे बैंक ने तो जमा कर दिया, मिस्टर राम ने 50,000 मेरे अकाउंट में जमा करवा दिए जिसका मेरे को नहीं पता। तो मेरी कैश बुक में एंट्री होगी? नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। लेकिन बैंक में तो पैसा आ गया, मिस्टर राम के अकाउंट से आया, नेफ्ट किया या आरटीजीएस जो भी है, हर एक बैंक का एक अपना अलग से रहता है लिखने का कि कैसे वो लिखता है। 50,000 मेरे अकाउंट में ऐड हो गया प्लस 50,000। फ्रेंड्स, हम ना एक छोटा सा भी इसी को यहीं पर कंक्लूड करते हैं ताकि हमारे को पता चल जाए। लेट सपोज हमारा जो ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस बैंक में और हमारी बुक्स में, बैंक और बुक्स में सेम था। लेट सपोज कितना था, 1,00,000 रुपीज़। तो ओपनिंग बैलेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,00,000 और यहाँ पर आ गया बैंक में भी 1,00,000। क्रेडिट में, यहाँ पे मेरा डेबिट में। अगर मैं अभी कंक्लूड करूँ तो मेरे बैंक में कितना पैसा पड़ा होना चाहिए? अगर मैं अपनी बुक्स को अभी यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ, अभी हम सारी एंट्रीज करेंगे, घबराना नहीं। अगर मैं यहाँ पे कंक्लूड करूँ तो यहाँ पे क्या हुआ, 1,20,000, उसमें से 10,000 चला गया। 1,10,000 मेरा बैलेंस एज पर बुक्स आ रहा है। एक लाख 10,000। बैंक में क्या आ रहा है, 1,00,000 था, उसमें 500 ऐड हुआ, 100 माइनस हो गया, 50,000 फिर ऐड हो गया। ये हो गया हमारा। अगर अब मैं यहाँ पे 50,000 की जगह ऐड ही कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद क्या बचेगा बैलेंस, 1,50,400 क्रेडिट में। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि रिकन्सिलेशन बनानी है इसकी, अगर यहीं पर हम अपना क्वेश्चन को अभी कंक्लूड करें और रिकन्सिलेशन बनाने की बात करें तो क्या होगा? मैं आपको बोल सकता हूँ बैलेंस आपका कैश बुक का ये है और आपका पासबुक का ये है, आप रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाकर बताइए। तो आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट बनाते हैं। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है, नहीं, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट। हमारे को एक चीज़ दी है, दूसरी निकालने की बात भी कर सकते हैं। तो लेट सपोज हमारे को दिया था बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना, 1,10,000। और हमारे को बोला जा रहा है कि आप जो है पासबुक का बैलेंस निकालो, और हमारे को ये सारी एंट्रीज दी हुई हैं। तो अगर मैं एक एक एंट्री देखूं तो क्या हुआ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, फर्स्ट एंट्री कितने की, 10,000 की। तो मैं क्या कहूँगा, मैंने अपनी किताबों में क्या किया, चेक इशू था, मैंने माइनस कर दिया बैंक में, लेकिन माइनस नहीं हुआ। तो मुझे क्या करना है, इसको कहेंगे ऐड और यहाँ लिख लेते हैं लेस। जो चीज़ें लेस होनी होंगी वो हम लेस करते जाएंगे, जो ऐड होनी है वो ऐड कर लेंगे। फर्स्ट एंट्री आ गई हमारी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट,
कौन सा वाला था? मिस्टर एक्स का कितने का? 10,000 का। मिस्टर एक्स 10,000। सेकेंड एंट्री थी हमारी चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। क्या हुआ होगा? मैंने मिस्टर ए ने मुझे चेक दिया था 20,000 का, जो मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, लेकिन बैंक में वो क्लियर नहीं हुआ 4 तारीख को। तो मैंने अपनी किताबों में ऐड किया है। अब मैं क्या करूँगा? लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। कितना है? 20,000। ठीक है, इसको थोड़ा सा सफाई के लिए कर लेते हैं। इधर बनाने का कोई लाइन नहीं है, जस्ट अपने लिए बना रहा हूँ। थर्ड, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने कितना दिया? 500 रुपया दिया हमारे को इंटरेस्ट, और उसके बाद बैंक ने चार्जेस लगाए हैं 100 रुपीज़ के। तो मेरी किताबों में तो इसकी एंट्री हुई नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? जो बैंक ने इंटरेस्ट दिया वो मैं अब अपनी किताबों में रिकॉर्ड करूँगा। ऐड क्या करना है? बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड 500 रुपीज़ का, और लेस क्या करना है? बैंक चार्जेस कितने रुपीज़ के? 100 रुपीज़ के। उसके आगे हमने अभी तक कोई एंट्री की है? हाँ, मिस्टर राम ने एक पैसा दिया था हमारे को। डायरेक्टली पेमेंट मेड बाय कस्टमर इन द बैंक, फिफ्थ वाला। और इसमें हमने क्या था कि मिस्टर राम ने हमारे अकाउंट में नेफ्ट करवा दी, या आरटीजीएस या कैश डिपॉजिट जो भी किया उसने, 500 रुपीज़ डिपॉजिट किया। तो क्या हुआ? हम अपनी किताबों में भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैसे? पेमेंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, कितनी थी? 50,000। अब ये हमारा जो ऐड करना है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 10,000 प्लस 50,000, ये आ गया हमारा 60,500। और ये वाला जो है ये रिड्यूस होना है, -20,100। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बैलेंस एज पर पासबुक जो है वो कितनी है? इसमें हम ऐड करेंगे, ये हो गया हमारा 170। इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं, 170 500 माइनस ये किया तो 150 400। क्या बैंक में यही बैलेंस था? बिल्कुल यही बैलेंस था। अब आपको कुछ समझ आया? अभी हमने पूरा डिटेल में पढ़ा नहीं है, बट एक मोटा मोटा ओवरव्यू है। आपको एग्जाम में ये तो आएगा नहीं भाई हमारे को बनाकर दिखाओ सारा, हमारे को तो यही आना है कि इस एंट्री का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो वो हमारे को यही सोचना है कि अगर हमारे को दिया हुआ है कैश बुक का बैलेंस दिया और बैंक की पासबुक में जाना है, तो जो जो चीज़ों का इफेक्ट हमारी किताबों में नहीं हुआ हम उसका इफेक्ट ले लेंगे, और उसका बैलेंस जो है हमारा कंफर्म हो जाएगा। लाइक नेक्स्ट एंट्री, अब इसी में अगर कुछ देखना चाहें तो देख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने 5 एंट्रीज देखी थी कि ये होते क्या क्या है। नेक्स्ट है डायरेक्टली पेमेंट बाय बैंक ऑन अवर बिहाफ। इसको हम समझते हैं क्या होगा। लाइक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन,
ठीक है। मैंने कहा बैंक को, अरे यार मेरी LIC है, मेरा टेलीफोन का बिल है, मेरा मोबाइल बिल है, या कोई और भी रिचार्ज है, कुछ भी है। मैंने उनको बोला यार तुम ना डायरेक्टली जो है 5 तारीख को ड्यू हो जाता है, पे कर दिया करो, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ऑटोमेटिकली पे कर दो। मेरे पास मिस हो गया तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो क्या हुआ, बैंक ने स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस हमने दे दी, तो बैंक क्या करेगा, ऑन द ड्यू डेट वो जो भी चार्जेस होंगे वो हमारे अकाउंट से डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या की, बैंक ने तो कर दी, हमारी किताबों में नहीं हुई। अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ इसी क्वेश्चन में, तो ओह, एक मिनट, इसको मैं डिलीट कर दूँ। तो बैंक क्या करेगा, बैंक ने क्या किया, 4 तारीख को मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली टेलीफोन का बिल, या मोबाइल टेलीफोन बोल लो, मोबाइल बोलो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई भी जो है खर्चा जिसकी मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी, वो उसने मेरे अकाउंट से लेट सपोज 10,000 रुपीज़ जो है निकाल लिया। तो क्या वो मेरी किताबों में अभी एंट्री हुई होगी? नहीं हुई होगी। वो तो मुझे तभी पता चलेगा जब मेरे पास पासबुक आएगी कंप्लीट होके। तो ये भी एक रीज़न है जिसके कारण बैंक का डिफरेंस बनेगा हमारी किताबों के साथ। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, अगर किसी ने शेयर्स वगैरह के बारे में पता हो किसी को, तो शेयर मार्केट में क्या रहता है आजकल, सारा इलेक्ट्रॉनिक है। जो भी आपके डिविडेंड है वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। तो आपको ये नहीं है कि पहले क्या होता था, एक चेक आता था, वो आप चेक को डिपॉजिट कराते थे बैंक में, पर आजकल सारा इलेक्ट्रॉनिकली है। तो डायरेक्टली आपके जो भी शेयर्स आपने खरीदे हैं वहाँ से डिविडेंड जो है आपके बैंक अकाउंट में चला जाता है। अगर कोई जैसे अगर वो है, आपको कोई इंटरेस्ट मिलना है वहीं डिवेंचर्स पे, तो वो भी डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, बैंक के पासबुक में क्रेडिट हो जाता है। देखिए, हम अपने किताबों की बात करते तो हम हमेशा जो भी चीज़ ऐड की जाती है बैंक में उसे हम डेबिट बोलते हैं, बट अगर पॉइंट ऑफ व्यू हम लेते हैं बैंक का, बैंक की पासबुक का अगर हम देखें, तो हम क्रेडिट वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्रेडिट हमें हमारा डिपॉजिट है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा डिसऑनर ऑफ ए बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। मतलब कि जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मैंने चेक डिपॉजिट किया बैंक में, मैंने यहाँ पे किसका डिपॉजिट किया था, हाँ, मिस्टर ए का एक चेक था जो मैंने बैंक में डिपॉजिट किया 4 तारीख को। मुझे पता चला अरे यार वो तो बैंक में क्लियर ही नहीं हुआ। मैंने क्या किया, अपनी किताबों में एंट्री, मतलब कि वो डिसऑनर हो गया, कि दूसरी पार्टी के ही रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण क्लियर ना हो। इनसफिशिएंट फंड हो सकता है, या साइन मिसमैच हो सकते हैं, कोई करेक्शन थी चेक में, तो जिसके कारण वो क्लियर नहीं हुआ। मैंने अपनी किताबों में तो रिकॉर्ड कर लिया, बट बैंक की पासबुक में वो एंट्री कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि वो क्लियर ही नहीं हुआ। ठीक है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। फिर बिल कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। जैसे क्या होता है कि जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जब आते हैं तो बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल किया जाता है। हमने बाहर माल भेजा, तो हमारा क्या होगा कि जैसे माल वहाँ पर रिसीव हो जाएगा, वहाँ पर एक बिल पेश हो जाएगा बैंक टू बैंक, एंड वो उस जो दूसरा बैंक होगा वो क्लियर कर देता है हमारी पेमेंट। आपके इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये अपने आप में एक चैप्टर बन जाता है। तो हम सिर्फ इतना जान लेते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बैंक डायरेक्टली कलेक्ट कर लेता है हमारे बिहाफ पे, जैसे एक्सपोर्ट की सेल हो गई। ठीक है, बस इसका एग्जांपल याद रखिए। ये हमारे कुछ रीजंस थे
जिसके कारण जो है डिफरेंसेस आ सकते हैं। अगर अब हम इसे मेजर हेड में करें कि कॉजेस क्या हैं डिफरेंसेस के, कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस। पहला आ गया टाइम, यानी कि टाइमिंग। दूसरा आ गया हमारा ट्रांजैक्शंस। तीसरा आ गया एरर। टाइमिंग क्या हुआ, जैसे अगर हम इस एग्जांपल में देख, ये जो डिफरेंसेस थे इसमें अगर हम देखें तो कौन कौन से जो हैं जो टाइमिंग से हैं। चेक इशू किया बट प्रेजेंट नहीं हुआ फॉर पेमेंट, ये क्या हुआ, टाइमिंग डिफरेंस। मैंने आज किसी को चेक दिया, उसने 3 दिन बाद जो है प्रेजेंट किया, तो मेरे अकाउंट में 3 दिन बाद कटेगा, मैंने किताबों में आज डाल दिया, टाइमिंग डिफरेंस। चेक पे कर दिया बैंक में बट क्लियर नहीं हुआ, टाइमिंग डिफरेंस। कि 4 तारीख को डिपॉजिट किया, 7 तारीख को क्लियर हुआ, तो ये टाइम का डिफरेंस हुआ ना, ये आपका आ गया टाइमिंग डिफरेंस। फिर नेक्स्ट आ गया आपका ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस में ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, जैसे इंटरेस्ट अलाउड। बैंक ने हमारे को इंटरेस्ट दिया, हमारे को कब पता चलेगा, जब हम पासबुक देखेंगे। बैंक चार्जेस, बट बैंक की पासबुक में तो इमीडिएटली उसका इफेक्ट चला गया होगा। बैंक चार्जेस, बैंक जो चार्ज कर रहा है हमसे इंटरेस्ट, वो इमीडिएटली चार्ज कर लेगा जिस भी डेट को उसने चार्ज करना है। हमारे को कब पता चलेगा, जब हम पासबुक देखेंगे हमारी किताबों में, तभी हम एंट्री पास कर पाएंगे, उससे पहले तो कर नहीं पाएंगे। फिर जैसे डायरेक्टली किसी ने पेमेंट कर दी हमारे अकाउंट में, तो ये भी किसका हिस्सा बनेंगे, ट्रांजैक्शंस का। दूसरा क्या है, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ, ये भी ट्रांजैक्शन हो गया। इंटरेस्ट डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, ये भी ट्रांजैक्शन हो गया। डिसऑनर हो गया बिल, ये भी ट्रांजैक्शन हो गया। एंड बिल कलेक्टेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ, ये भी ट्रांजैक्शन हो गया। अब तीसरा क्या है आपका, जो हमने अभी तक देखा ही नहीं, हमने जितनी एग्जांपल देखी सारी खत्म हो गई, सारी टाइमिंग और ट्रांजैक्शन में खत्म हो गई। एरर क्या है, एरर, एरर होगी गलती, मिस्टेक हो गई हमसे कोई। जैसे मैंने आपको बोला था वर्बली, कैश डिपॉजिट की एंट्री तो हमने पास कर दी कि डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, बट किया ही नहीं, तो वो एरर है। हमने ये ज़रूरी नहीं कि एरर जो है वो हमारी ओर से ही हो, बैंक से भी हो सकता है और कस्टमर से भी हो सकता है। बैंक से कैसे होता है, हमने चेक दिया बैंक को, बैंक ने अपनी सैलरी में डाल दिया। क्यों, क्योंकि हो सकता है कोई एक डिजिट हमारा कम था, बैंक ने दूसरे अकाउंट से पैसा तो निकाल लिया लेकिन हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। सन्ड्री भी एक अकाउंट होता है जो बैंक, यार हमारे को इतनी डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में। हमारे को बस यही याद रखना है कि कई चीज़ें, जैसे चेक का हो गया कि किसी और के नाम पे भी डिपॉजिट हो गया, गलतियां हो जाती हैं, वहाँ पर भी तो इंसान ही बैठे हैं। अगर मेरे को मिस्टर ए के अकाउंट में डालना था और मिस्टर बी का अकाउंट जो था, एक डिजिट का फ़र्क था, गलती से 1 की जगह 2 लिख दिया, तो बी के अकाउंट में चला गया। बाद में जब गलती का पता चला तो बैंक ने रेक्टिफाई कर दिया, तो ये बैंक से गलतियाँ हुई। हमने क्या किया, हमने जैसे चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन वो मिसप्लेस हो गया। अगर हमने चेक डिपॉजिट किया और मिसप्लेस हो गया बैंक से, हमने अपनी किताबों में एंट्री की बट बैंक ने अपनी की नहीं क्योंकि उसके पास है ही नहीं, उससे मिसप्लेस हुआ, ये भी बैंक की गलती हो गई। हमारी गलतियाँ जो है वो अकाउंटिंग एरर्स हैं हमारे, हमने गलतियाँ अकाउंटिंग में कर दी। करना था बैंक को, ओ सॉरी, किसी और अकाउंट को क्रेडिट या डेबिट कर दिया हमने बैंक को, तो दैट इज अकाउंटिंग एरर्स। हमने बोला
कि यार हमने चेक डिपॉजिट किया बैंक में, बट पता चला अरे अकाउंटेंट के ड्रॉर में ही पड़ा है वो चेक, तो वो हमारा अकाउंटिंग एरर है, वो हमारी गलती है ना कि बैंक की। तो दीज आर द एरर्स कि जिनके कारण जो है डिफरेंसेस आ जाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे आपको, पूरा क्वेश्चन तो आने से रहा, लेकिन हाँ थोड़े ट्रिकी हो सकता है, इसीलिए अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारे को क्वेरी जो है इसमें रेस कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ही। तो होप हम अपनी ट्राई पूरी करेंगे कि आपको जो है रिजॉल्व कर दें एज सुन एज पॉसिबल। और अगर नहीं भी हो पाया तो हम जो है लाइव सेशन में कर लेंगे इसको कवर, अगर ज़रूरत पड़ी तो लाइव सेशन इसका ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू।